जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आज की स्टोरी मैं आपके साथ यहां पे शेयर करना चाह रहा हूं वो बड़ी अहम स्टोरी है। मेरा ख्याल पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त इसी स्टोरी में फंसा हुआ है और यकीनन मेरा इशारा जो है वो अली ज़ैदी साहब की तरफ है, जो उन्होंने पहले कौमी असम्बली में आपको याद होगा GAT की रिपोर्ट्स उन्होंने लहराई थी और जिसमें उन्होंने बताया था कि हुकूमत सिंध जो है वो उनकी रिपोर्ट्स को वहाँ रिलीज़ नहीं कर रही थी। हालांकि उनको कोर्ट ने भी कहा हुआ है कि आप रिलीज़ करें और वो शायद तौहीन अदालत की वहाँ पर कार्रवाई के लिए भी चले गए। तो बड़े सीरियस उन्होंने जो हाथ में रिपोर्ट उन्होंने वहाँ पर लहराई थी, कोई ये मेरा ख्याल 20 पेजेस प्लस की 20 पेजेस की है और इसमें उन्होंने बताया था कि कैसे ये जो GAT की रिपोर्ट है जो ज़ैर बलोच साहब को इन्वेस्टिगेट उन्होंने किया था, साथ की ये टीम थी और क्या क्या उन्होंने आके इंकशाफात किए थे। मेन इंकशाफात जो उनके आपको याद होगा, उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उसमें बताया था कैसे इनका जरदारी साहब का फरियाल ये तालपुर साहिबा जो हैं तो उनकी इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट रही है। ज़ैर बलोच ने उनके कहने पर क्या क्या काम किए हैं, पोलिटिकली तौर पर कितने उन्होंने यहाँ पर आके उनका रोल रहा है, पीपल्स पार्टी की टिकट्स ली हैं। फिर बाकी जो एथनिक वहाँ पर ग्रुप्स हैं, एथनिक से मुराद उनकी MQM ही थी कि MQM के साथ जो इनका ये कराची के जो अमन ये कमेटी थी लियारी की, उसके साथ जो गैंग वार्स इनकी आके होती रहे उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का बिहाइंड द आप इस पे कह सकते हैं डोर क्या था। लैंड ग्रैबिंग थी, इलीगल लीजिंग ऑफ इसमें लैंड थी और उसके बाद उन्होंने बताया कैसे पुलिस अफसरान जो हैं उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग और सारा कुछ मैनेज जो है ना वही कर रहे थे, ज़ैर बलोच साहब कर रहे। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो उन्होंने रिपोर्ट वहाँ पर आके उन्होंने वहाँ पर लहराई थी उसमें कौमी असम्बली में और बड़े सीरियस एलिगेशन थे जिसमें यह बताया गया था कि बेसिकली ये जो है यहाँ पीपल्स पार्टी जो है कैसे ये कराची में इन्होंने वहाँ पे एथनिक या गैंग्स वार जो है ना इन्होंने MQM के अगेंस्ट, पहले MQM ने ये काम शुरू किया तो पीपल्स पार्टी ने काउंटर उनको आके ला खड़ा कर दिया कि अगर हमने यहाँ पे वार शुरू करनी है तो जो लियारी के बलोच हमारे वहाँ पे ग्रुप्स हैं तो इन्होंने उनको इकट्ठा किया और पीछे से इन्होंने सपोर्ट दी, बैकिंग दी। ये सारी चीज़ें जो है ना तो इसमें आ रहे, इसमें अच्छी खासी इसमें चीज़ें थी। अब सब लोगों का यही ख्याल था कि जब ये इसको बाहर लाया गया कि शायद ये वो रिपोर्ट है जिसको सिंध हुकूमत जो है ना छुपाने की कोशिश कर रही है। अब सिंध हुकूमत ने उन्होंने कल उसको रिलीज़ कर दिया, आपने देखी होगी सारी। और वो रिपोर्ट जो है वो तकरीबन वो बनती है तकरीबन अल्लाह आपका भला करे 35 पेजेस की। ये जो रिपोर्ट थी इनकी ये है 20 पेजेस की है। ये जो अली ज़ैदी साहब ने रिलीज़ की थी और जो हुकूमत है उन्होंने सिंध ने की है ये तकरीबन 35 पेजेस में। अब इसमें दोनों में बहुत सारा उस पर डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है उस पर भी आपने पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है, मैं उनको मुर्तज़ा वहाब साहब को सुन रहा था, सईद गनी साहब को, कादर पटेल साहब के वो कह रहे थे अली ज़ैदी साहब हैं और अली ज़ैदी साहब ने बड़ी धुआंधार किस्म की उन्होंने तकरीर की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा कि आप जो है सुओ मोटो लें और आप मुझे भी बुलाएं, पंजाब या उनको सिंध हुकूमत सारी उनको भी बुलाएं और दीगर अफसरान जो हैं वो भी बुलाएं। अब इसमें बहुत सारा आप इन दोनों रिपोर्ट्स को पढ़ें तो कुछ मेरा ख्याल बड़े सीरियस सवालात उठते हैं और अली ज़ैदी साहब जो मुझे समझ आ रही है इस रिपोर्ट पढ़ने के बाद और मैंने कोई 2-4 लोगों से डिस्कस भी किया जिनका मेरा ख्याल है जिनको इन चीज़ों की ज़्यादा समझ है। बल्कि रात में देख रहा था अरशद शरीफ जो है उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, बल्कि वसीम बदामी ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया रात ARY पे, बड़े अच्छे शो हुए थे। लेकिन सबसे मैं जो उनके अरशद की देख रहा था कि अरशद शरीफ ये 2000 उसमें ये जो रिपोर्ट है वो दिखा चुके हैं 2017 में उनके अपने प्रोग्राम में पहले 3 साल जो रिपोर्ट सिंध हुकूमत ने किया और उनका ये कहना था ये वही रिपोर्ट है। फिर सवाल यह है कि ये रिपोर्ट कहाँ से आई अली ज़ैदी साहब के पास जो आज वहाँ पे पूछ भी रहे थे उनके कि जनाब आप ये बताएं कि ये जो रिपोर्ट आपको किसने दी है, क्योंकि रिपोर्ट तो वही समझी जाती है सिंध हुकूमत के प्रोटोकॉल जिस पे सब लोगों के उस पर सिग्नेचर हूँ और सब लोग उस पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर उस पर कैल हूँ। मेरा ये ख्याल है ये दोनों चीज़ें देखने के बाद कि अली ज़ैदी साहब ने कुछ प्रॉब्लम पैदा कर दी हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए और मैं स्पेशली उन इदारों के नाम लूँगा जिनके अफसरान के नाम इस पे हैं। दोनों रिपोर्ट्स पे दस्तखत हैं बाय द वे। मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ जो है कि एक ही GAT है, एक ही मेंबर्स हैं, एक ही 7 इसमें इदारे हैं, 7 लोग हैं, एक पे 4 के साइन हैं, दूसरी पे 7 के साइन हैं। अब इनमें जो इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है उसमें जो देख रहे हैं कि ये जो पहली रिपोर्ट ये जो अली ज़ैदी साहब वाली रिपोर्ट है उसमें 3 लोगों के दस्तखत नहीं है और तीनों सिविलियंस हैं वो सिंध हुकूमत के जैसे वो कह रहे थे। उसमें स्पेशल ब्रांच है, CTD है और उसके बाद जो सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस फ़िदा हुसैन जो साहब हैं उनके सिग्नेचर हैं जो उन्होंने ओरिजिनल रिलीज़ किए। जो अली ज़ैदी साहब है उन पे जो उनके दस्तखत हैं ISI के हैं, उसके बाद MI के हैं, पाकिस्तान रेंजर्स के हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं। इस पे जो है ये जो है अली ज़ैदी साहब वाली इस पे सिविलियन के जैसे मैंने कहा दस्तखत नहीं है। इस पे उनके हैं जो पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसीज़ हैं टॉप की उनके दस्तखत हैं, इस पे भी दस्तखत हैं उनके।
अब सवाल ये होता है कि अगर ये रिपोर्ट है जिसमें सिर्फ 4 के दस्तखत हैं, इस पे बाकी के दस्तखत क्यों नहीं हैं? अगर ये इनकी फाइंडिंग है पाकिस्तान के सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, जो उन्होंने सारी अली ज़ैदी साहब कह रहे हैं, और वो उस पर डट गए थे, उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है ना इसी को फ़ाइनल समझते हैं, या हम आगे इसी रिपोर्ट को ही हम आगे लेके जाएंगे जिसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब के नाम है। तो फिर इन्हीं लोगों ने, इन्हीं 4 लोगों ने जिनका मैंने बताया आपको, उसमें एक आपका डिप्टी डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, फिर इसके ISI के डिप्टी डायरेक्टर हैं, फिर MI के हैं, एक उसमें मेजर साहब है मेरा ख्याल है, और फिर इसमें पाकिस्तान रेंजर्स के भी मेजर साहब हैं। इन 4 लोगों ने जब इस रिपोर्ट पे दस्तखत कर दिए थे जिसमें जरदारी साहब और बाकी लोगों का नाम था, रोल था, फिर उन्होंने इस रिपोर्ट पे क्यों दस्तखत किए जो बकौल अली ज़ैदी साहब के टेम्पल रिपोर्ट है, या जिसमें बहुत सारी चीज़ें निकाली गई हैं, और उन्होंने वहाँ पे आसिफ अली ज़रदारी एंड कंपनी को उन्होंने वो किया है, बेल आउट किया है। तो क्या इससे साबित होता है कहीं ना कहीं पे कोई डील हुई थी, कोई दरमियान में कोई अंडरस्टैंडिंग हुई थी, और ये जो 4 लोग हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स के एस्टेब्लिशमेंट के बड़े पावरफुल हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके लोग हैं, फिर क्या इन्होंने अपना जो उस पर था पहली रिपोर्ट पे वर्जन था, तो इन्होंने दूसरी रिपोर्ट पे वर्जन को चेंज किया, या उन 4 लोगों ने बैठ के एक रिपोर्ट तैयार की, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया होगा उज़ैर बलोच साहब को, उसके बाद जो उनकी फाइंडिंग आई उन्होंने उसको इस रिपोर्ट की शक्ल दे दी। फिर जो उसमें जो 3 लोग थे सिविलियन थे, वो उसमें CTD वाला जैसे मैं कह रहा था, या उसमें आप उसमें कह सकते हैं कि ये थे ये स्पेशल ब्रांच या फिदा हुसैन साहब हैं, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट बैठी। फिर दोनों पार्टीज ने बैठ के कंसेंसस रिपोर्ट जो है ना वो डेवलप की, जिस पे वो उन 7 के साइन हैं। अब सवाल ये बनता है कि कल को अगर वो जैसे वो भी कह रहे थे, मुर्तज़ा वहाब साहब भी कह रहे थे कि जनाब इस रिपोर्ट की क्या कानूनी शक्ल हो सकती है, और ये रिपोर्ट जो मेरी इतला ये है, वैसे 2007 में ही ये रिपोर्ट उनके पास ये मौजूद थी, इनके पास ये अली साहब के अली वज़ीर अली ये जो है ना ज़ैदी साहब हैं, और इनको एक वहाँ पे इंटेलिजेंस के किसी उनकी तरफ से दी गई थी रिपोर्ट, और 3 साल से ये रिपोर्ट उनकी उसमें थी, उनके पास थी, मौजूद थी। अब सवाल ये है कि इसकी क्या लीगल हैसियत है, उसकी क्या लीगल हैसियत है? क्या कहीं पर जैसे मैंने कहा कल को अगर इनको बुलाया जाता है और वो चारों जो हैं जिन्होंने उस रिपोर्ट में दोनों पे साइन किए, वो किस रिपोर्ट को फाइनल समझेंगे? आपको अगर याद होगा तो ये तो बेसिकली उन्होंने क्वेश्चन रेज़ कर दिए, कहा नहीं है उन्होंने, लेकिन एक अंडरस्टैंडेबल सी बात है ज़ैदी साहब ने कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की उन्होंने क्रेडिबिलिटी पे एक तरह का सवाल उठा दिया, कल को उनको ट्रायल पे डाल दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर नोटिस इसका लेती है, जो अली ज़ैदी साहब जोर दे रहे थे कि लें। तो फिर इसके बाद तो वही वाली बात है कि ISI MI इंटेलिजेंस ब्यूरो और पाकिस्तान रेंजर्स के अफसरान जिनके सिग्नेचर हैं उनको कोर्ट बुलाए कि वो कह भी रहे हैं, उनको बुलाया जाए। अब एक और जो चीज़ इसमें देखने वाली हो कि क्या अली ज़ैदी साहब ये कह रहे हैं कि वो चारों जो हैं उनको मजबूर किया गया कि वो रिपोर्ट को बदलें, या वो चारों आके ये सामने हमें बयान देंगे, कोई उनमें से कहेगा कि जनाब ये रिपोर्ट जो है टेम्पर की गई, क्योंकि अब तक तो अली ज़ैदी साहब का ये बयान सामने आ रहा है कि रिपोर्ट को टेम्पर किया गया। इसमें एक अभी दूसरा वर्जन आना सामने है इन 4 अफसरान का, वो क्या कहते हैं कि रिपोर्ट जो है वाकई उन्होंने जो 4 पे उन्होंने साइन किए थे वो असली है, या जो नई रिपोर्ट है ये असली है। अब एक नया मेरा ख्याल है एक इन्होंने एक पेंडोरा बॉक्स जो है ना खुला है, इसमें कोई शक नहीं है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब, और अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ें, वैसे आई वाज शॉक्ड कि पाकिस्तान में किस तरीके के पहले MQM को हमने देखा कि कैसे जना मुशर्रफ के दौर में इतनी मैसिव किलिंग्स हुई, उन्होंने बल्कि मुझे याद है 35 के करीब टारगेटेड किलर्स जो थे उनको पेरोल पे जना मुशर्रफ के दौर में रिहा करवाया गया, MQM को खड़ा किया गया, फिर उनके दौर में आपको पता है सब कुछ हुआ, और जना मुशर्रफ का जो दौर था जो उनके 8-10 साल थे, MQM ने अपने आप को रीग्रुप किया, उसमें उनको शिकायतें पैदा हुई वहाँ पर कि जनाब ये डोमिनेशन एक एथनिक ग्रुप की हुई है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने लियारी में जाके बलोचों का ये जो गैंग्स वगैरह थे, लड़के थे, इनको इकट्ठा किया। आप इनकी रिपोर्ट्स पढ़ें तो पता चलता है कि पाकिस्तान के आपने कराची के साथ कितना बड़ा जुल्म किया है, कितने बेगुनाह लोग या जिम्मेदारान वट एवर जो गैंगस्टर थे, किस तरीके का उनको पाला गया, पोसा गया। उनका क्लाउड देखें, उनकी पावर देखें कि कैसे हमारे पॉलिटिशियन, चाहे MQM उनको बैकिंग दे रही थी, अपने ग्रुप्स को दे रही थी, एथनिक ग्रुप्स जो हैं, या बाद में पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके के ग्रुप्स दिए, तो मारे कौन गए? कराची के लोग मारेंगे। इतना बड़ा शहर और किसी को कोई तरस नहीं आता। मैं जनाब मुशर्रफ साहब से भी मतलब सवालात होने चाहिए थे कि भाई साहब आपकी एक पार्टी थी, आपके साथ बैठी हुई थी, और कराची में इतने बड़े लेवल पे उनका कंट्रोल हो रहा था, और आपने एज़ आर्मी चीफ के तौर पर, एज़ सदर पाकिस्तान के तौर पर, बल्कि 12 मई का वाक़या हुआ आपको पता है, उसमें कितने लोग मारे गए थे, जिसमें जनाब मुशर्रफ ने कहा था शाम को इस्लामाबाद में कि देख लिया आपने लोगों की पावर क्या होती, जिसमें लोग मारे गए थे। उसके बाद हम जब ये रिपोर्ट पढ़ते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब 2008 में आए हैं, तो उन्होंने कैसे अपने यहाँ पे गैंग्स हैं और अपने कैसे लोगों को इकट्ठा किया, और कैसे उन्होंने ये MQM के लोगों को टारगेट दिए गए थे। ये जो 150 से ज़्यादा लोगों का कहा जा रहा है कि टारगेट वो मोस्टली उसी एथनिक ये ग्रुप्स के हैं। इससे पहले MQM पे इल्ज़ाम लगते थे
कि ये उनको मारते रहे। एक इतनी बड़ी गैंग वार इस मुल्क में चली है, आप उसको देख लें, कितने लोग मारे गए, कराची हाल्ट हुआ, हमारे बिजनेसेस हाल्ट हुए, जॉब्स हाल्ट हुए, मुल्क की यहाँ पे एक ये क्रेडिबिलिटी हाल्ट हुई। ये नहीं कर सके हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं कि बैठ के कोई थोड़ा सा महज सिर्फ कराची पे कब्ज़ा करने के लिए हब है, उस पर पैसा है, उसमें आपके भत्ते हैं, पुलिस, एक ब्लॉकबस्टर आप एक उसको कह सकते हैं। हम ये सुनते थे पहले, देखते थे फिल्मों में कि माफियाज़ होते हैं, माफियाज़ के वहाँ गुर्गे होते हैं, उनके पास पॉलिटिकल फोर्स होती है, रूलिंग या एलीट होती है। फिर उसके बाद वो छोटे लेवल पे देखते हैं पुलिस अफसरान उनकी जेब में होते हैं जो उनके लिए आके सारे काम करते हैं। वो SHOs लगवाते हैं, SP, इवन SSP यहाँ पे लगते रहे, थानों के वो जो थे उसमें लगते थे, SHOs लग रहे थे, या उनको टारगेट दिए जाते थे। ये सारी चीज़ें, भत्ते लेना, ये सारी चीज़ें फिल्मों में देखते थे, नावल्स में, गॉडफादर में हमने पढ़ी, या उसके बाद बाकी जो उसमें क्राइम के नावल मारो पुज़ो ने लिखे, बाकी दुनिया में बहुत सारे लिखे गए हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे बैक यार्ड के, हमारे अपने इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान कराची जो है उसमें इस तरह की चीज़ें की गई। और करने वाले कौन थे? हमारे सियासतदान थे उसमें मुलविस। और मुझे याद है कि जब उस पर रिजवान अख्तर साहब जो है DG रेंजर्स से, उन्होंने एक ब्रीफिंग दी थी या कौमी असम्बली में, उन्होंने इंकशाफ किया था कि हर पार्टी का अस्करी विंग है, हर पार्टी ने कराची में अस्करी विंग रख लिए थे। रीज़न क्या थी? MQM को ब्लेम किया जाता है कि उन्होंने ये आके कराची में तशद्दुद की, उन्होंने सियासत शुरू की थी। MQM से पूछे तो जमात इस्लामी पे ब्लेम करते थे कि ये उनको कराची यूनिवर्सिटी में जो है वहाँ पे इसको महाजरों को मारते थे, या उनका ये स्टूडेंट्स है, महाजर जो स्टूडेंट थे कराची यूनिवर्सिटी में, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। सो वहाँ से एक्शन के बाद रिएक्शन होते होते इस लेवल पर पहुँचा है। आज ये पता चलता है कि पहले अगर वहाँ स्टूडेंट्स ग्रुप थे वो वायलेंस में थे, आज स्टेट के लेवल पे उनको प्रोटेक्शन दी गई, वो अपने गैंगस्टर पाले गए, गुंडे पाले गए। हर पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, सीरीज़ की नहीं कर रही। और जरदारी साहब ने फिर आखिर पे अपना एक जो उस रिपोर्ट में लिखा है अली जैदी साहब की, जो बकौल उनके डिलीट कर दी गई है, कि कैसे फिर उन्होंने बैठ के टारगेट दिए या बाकी पार्टीज़ ने दिए। सो MQM ने और ये पीपल्स पार्टी ने मिल के वहाँ पर जो गैंग वार या टफ वार लड़ी है, वो सारी की सारी डिटेल्स इसमें आपको इसमें नज़र आती हैं। और अहम चीज़ जो मुझे उसमें नज़र आ रही है अब, कि ये अली जैदी साहब जो हैं, उन्होंने, मेरा ख्याल है उनके लिए जो 4 अफसरान हैं जो बकौल उनके जिन्होंने साइन किए थे, उनके लिए मुश्किलात पैदा कर ली हैं। और अगर ये नोटिस हो जाता है और वो अफसरान आके ये बात वो कहते हैं कि जनाब कि अब उनके पास 2-3 ऑप्शन है अफसरान के पास जिनके नाम है इंटेलिजेंस के, या तो वो कहें कि जनाब ये अली जैदी साहब वाली रिपोर्ट है, हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है इससे, हम नहीं जानते, ये टेम्पर्ड की है, हमारे जैली साइन है, हमारा कोई इससे तल्लुक़ नहीं। एक दूसरा वो कहते हैं नहीं जनाब ये हमारे साइन है, बाद में कुछ नए फैक्ट्स हमारे सामने आए थे, लिहाजा हमने उनको आके नई रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट किया, पुराने फैक्ट्स को हमने डिलीट किया, नई रिपोर्ट पे। अब तीसरी चीज़ ये होती है, जैसे यहाँ पे हुआ था, आपको याद होगा पनामा केस हुआ था, उसमें नवाज शरीफ साहब का जब केस चल रहा था, तो वो जो जजेस थे, आपको याद होगा 5 का बेंच था, तो 2 जजेस जो हैं उन्होंने कहा था नवाज शरीफ साहब को डिसमिस कर दें, जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसमें गुलजार साहब भी थे, उसके बाद ये खोसा साहब भी थे, उन्होंने डिसमिस कर दिया था नवाज शरीफ साहब को। लेकिन 3 ने उस पर आके उन्हें डिफ़र कर दिया था कि नहीं JAT बनानी चाहिए। और फिर 5 जो है ना, बाद में 5 का जब उस पर फैसला इकट्ठा हो गया तो मेजॉरिटी डिसीजन हो, तो मुमकिन है फिर इन्हीं ने 7 लोगों ने बैठ के अपने नोट्स एक्सचेंज किए होंगे, फिर एक मुश्तरका उस पर रिपोर्ट पे वो कैल हुए होंगे। सवाल वही है कि क्या वो रिपोर्ट जो मुश्तरका तौर पर जिसको उन्होंने आके अप्रूव किया है वो ठीक है लीगली तौर पर, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, या वो जिस पे सिर्फ 4 के सिग्नेचर हैं। ये तो अब इस पर क्वेश्चन रेज में बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद अली जैदी साहब ने ये जो वो केस हैं जिस पे उन पे केसेस चल रहे हैं, जिन लोगों के बच्चे मारे गए, 150 से ज़्यादा कन्फेशनल स्टेटमेंट हैं, इस रिपोर्ट को कंट्रोवर्शियल करके शायद हो सकता है कि उसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत तो साफ ज़ाहिर है उनका जो नाम उसमें आ रहे थे, लेकिन वो जो मजलूम थे जिनके बच्चे मारे गए हैं, उनका केस जो है इन स्टेटमेंट से इस कंट्रोवर्सी से शायद वीक हो जाएगा। बहरहाल ये स्टोरी आप देखते ही हैं कि इसमें से क्या निकलता है, क्योंकि आज पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी बड़े काउंटर इस पर अटैक किए हैं। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि इन अली जैदी साहब के इन सीरियस सवालात जो उन्होंने उठाए हैं, जेन्युइन सवालात होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, उसके बाद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए उन्होंने कुछ प्रॉब्लम पैदा किए हैं कि अब उनको देनी पड़ेगी। क्या कोई हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कहीं पर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ कोई डील की थी, कोई अंडरस्टैंडिंग की थी, कोई उसमें गिव एंड टेक हुआ था, और उसके बाद उस पुरानी रिपोर्ट को छोड़कर ये नई रिपोर्ट बनाई गई, उसमें नई रिपोर्ट बनाई गई जिस पर हुकूमत खुद सवालात उठा ले, फेडरल हुकूमत जो है खुद सवालात उठा ले। इन्हें तो पूछना चाहिए फिर उनसे 4 अफसरान से कि आप लोगों ने इस रिपोर्ट पे दस्तखत क्यों किए हैं, फिर 7 लोगों के साथ जो रिपोर्ट आई है आपने उस पर दस्तखत क्यों किए जब आप एक पहली रिपोर्ट पे कर रहे थे। ये तो फिर इनको फेडरल हुकूमत को, इमरान खान साहब को, अली जैदी साहब को खुद क्वेश्चन करने चाहिए। इन्हें तो फिर वो इदारे इन्हीं के नीचे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे नीचे हैं, तो फेडरल हुकूमत के इदारों ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उस रिपोर्ट पर दस्तखत क्यों किए हैं जिसमें से आसिफ अली जरदारी साहब और दीगर लोगों के नाम जो निकाल लिए गए। अब ये वो सवालात है जिनका मेरा ख्याल अली जैदी साहब या फेडरल हुकूमत जो है ना, या इदारे हमारे जो है ना, उनको जवाब शायद हम देखते हैं कि इसका जवाब को कोई एड्रेस करते हैं या नहीं करते।